हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और आज जो है पॉलिटी का ही एक नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रस्तावना। आज हम देखेंगे प्रस्तावना होता क्या है और प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें निहित हैं और उन सारी चीज़ों का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में भी देखा जा सकता है। तो हमारे देश के संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना में लिखा गया है और एक तरह से प्रस्तावना को हम संविधान की भूमिका या परिचय पत्र भी बोल सकते हैं। प्रस्तावना का हमारे देश के संविधान में काफ़ी ज़्यादा महत्व है और हमारे देश के संविधान का ही नहीं हमारे भी मूल आदर्शों को तय करता है। तो अब प्रस्तावना की बात आती है तो ये लिया कहाँ गया है, तो इसके लिए दो मत है। सबसे पहली बात कि प्रस्तावना की जो विचारधारा आई है वो अमेरिका से ली गई है, यानी कि प्रस्तावना को जो विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की हम भाषा देखेंगे जो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है और जो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा वहाँ से ख़त्म होता है। तो इसकी विचारधारा अमेरिका के संविधान से आई और अगर इसकी भाषा को देखा जाएगा तो इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। उसके अलावा संविधान के बारे में हम देखेंगे। हमने लास्ट के क्लासेस में पढ़ा था कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, वही आगे चलकर प्रस्तावना बनी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें कही। तो N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है या संविधान की भूमिका है। उसके अलावा देखा जाए तो K.M. मुंशी, संशोधन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन संशोधन के बारे में कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम देखेंगे। K.M. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इन स्टेटमेंट्स को किसने दिया ये आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो K.M. मुंशी ने जैसा कि कहा कि प्रस्तावना जो है हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। उसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो एक से अच्छे भविष्यफल का महत्व है, यानी कि आगे चल के ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। और क्या कहा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का भविष्यकाल है, आगे भी जो हम भारत के लिए स्वप्न देखते हैं एक अच्छे भारत के लिए, तो उसका फल जो है प्रस्तावना है। उसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। तो कई बार देखेंगे कि संविधान की कुंजी नोट जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें कि ये स्टेटमेंट जो है वो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। उसके अलावा देखेंगे कि पंडित ठाकुरनाथ भार्गव, इन्होंने कहा कि जो संविधान प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान की आत्मा है। कई बार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप में देखा जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने कहा था जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद इसे कहा था संविधान की आत्मा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि जब भी आर्टिकल 32 की बात आएगी तो उसमें कहा जाएगा B.R. अम्बेडकर जी को ज़रूर जोड़ा जाएगा, यानी कि B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उस दौरान आप ऑप्शन में आर्टिकल 32 लिखिएगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी स्टेटमेंट कभी भी अगर लिखा जाएगा, नॉर्मली अगर लिखा हुआ रहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। उसके अलावा देखते हैं संशोधन की बात। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ
और कब संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस दौरान ना 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप टैग कर लें। केवल एक बार ही संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, और संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। और इस दौरान जो थी भारत की जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी थी। अब संशोधन के मामले में भी काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। सबसे पहले ये मुद्दे आए कि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। काफ़ी ज़्यादा विवाद उठा उस पर। और ये चीज़ कब कही गई? बेरूबाड़ी संघ मामला। बेरूबाड़ी संघ मामला में ये चीज़ उठाया गया कि ये 1960 को आया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि ठीक है, उन्होंने भी मान लिया कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अगर हम खुद ही देखते हैं, इसके जो शब्द हैं, इसमें जो चीज़ें निहित है, सारी हमारे संविधान में निहित है। तो इस वजह से धीरे धीरे इस बात को लेकर हमेशा विवाद चलते रहे थे। पर लास्ट में केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। तो इसमें फाइनली बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो जब बेरूबाड़ी संघ मामला आया था 1960 में, जिसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता है। इसी वजह से उस समय तक कोई भी संशोधन नहीं हुए थे। हालांकि ये वर्ड्स तो थे पहले से ही, लेकिन हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। लेकिन लास्ट में जब केशवानंद भारती मामला आया 1973 को, तो उसमें जब बोला गया कि जो संविधान है, मतलब प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अंग है, संविधान का ही एक भाग है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये 1973 में आया, और ठीक 1976 में 3 साल बाद फिर इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ, और उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। तो इस प्रकार से प्रस्तावना का संशोधन केवल एक बार हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, उनका तात्पर्य क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और कायदे से देखा जाए तो हम सभी का ये फ़र्ज़ है कि हमें अपने संविधान की प्रस्तावना को याद रखना चाहिए, हमें याद रहनी चाहिए वो चीज़। तो प्रस्तावना को 4 मूल तत्वों के रूप में बांटा गया है। जो पूरी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। और किन किन भागों में? सबसे पहले संविधान के अधिकार का स्रोत, कि संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो प्रस्तावना के किस भाग को माना गया है? तो संविधान के अधिकार किसे है? भारत के लोगों को है। तो इसी तरह हम याद कर सकते हैं, संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो इस सब से याद करेंगे आप कि संविधान के अधिकार के तौर पे स्रोत क्या माना गया है। तो ये ध्यान रखें, संविधान का अधिकार किसे है? हम भारत के लोगों को। तो इसी तरह संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग, हम भारत के लोग हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं भारत की प्रकृति क्या है, यानी कि प्रस्तावना के तौर पे बांटा गया है कि भारत कैसा देश है, यहाँ की प्रकृति क्या है। तो उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। तो ये प्रकृति है। हमारा देश भारत कैसा है? संप्रभु है। संप्रभु का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर। हमारा देश भारत जो है वो आत्मनिर्भर है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है, ना वो किसी का डोमिनियन स्टेट है और ना किसी पे डिपेंड है। अब डोमिनियन राज्य का मतलब क्या होता है? जब हमने देखा था, लास्ट के क्लासेस में पढ़ा था, तो हमने देखा था जो ब्रिटिशर्स थी वो आज़ाद होने से पहले भारत को डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दे रही थी। इसका मतलब क्या था? उन्होंने क्या बोला हम भारतीयों को कि एक काम कीजिए, आप जो है डोमिनियन स्टेट के रूप में रहिए, यानी कि अपने देश के आंतरिक मामलों में जो फैसले लेने का अधिकार है वो आपको है। लेकिन जैसे ही दूसरे देश में दूसरे देश से संबंधित मामले हैं आपके देश के, तो उन पे जो है कानून बनाएंगे या फिर उन पे फैसले लेने का अधिकार हमारा होगा। तो ये हो गया डोमिनियन राज्य। मगर भारत ऐसा नहीं चाहता था, वो पूरी तरह संप्रभु बनना चाहता था, और अंततः यही हुआ। भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में उभर के आई। सारे फैसले वो खुद लेती है। इवन देश में कि राज्यों को बांटना, राज्यों का बंटवारा, दूसरे देश में अगर कोई राज्य दूसरे देश से अगर अधिग्रहण हुआ तो उसका भी अधिकार, सारी चीज़ों का अधिकार भारत के पास स्वयं है। इसलिए भारत जो है संप्रभु राज्य है। अब देखेंगे समाजवादी।
समाजवादी शब्द जो है, कार्ल मार्क्स ने समाजवादी शब्द का भी उपयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया था, इसे एक विद्रोह के तौर पे देखा था। मगर यहाँ पे गांधीवादी समाजवादी मतलब गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा ज़्यादा है। अब गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा क्या है, यानी कि जो लोगों के लिए सोचना और शोषक का त्याग। अगर किसी की संपत्ति बहुत ज़्यादा संपत्ति से परिपूर्ण है तो वो है उसे शोषक के तौर पे नहीं देखा जाएगा जब वो क्या करेगा, उन चीज़ों का त्याग करेगा। जैसे संपत्ति है तो उसका बराबर से वितरण, तो ये भावना लोगों में होनी चाहिए। तो यही होता है समाजवादी भावना, और यही है गांधीवादी समाजवादी विचारधारा। उसके अलावा समाजवादी को एक तरीके से समानता के तौर पे भी देखा जा सकता है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। नाम से ही पता चल रहा है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, या किसी राज्य का भी अपना कोई धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देती है, और उसके अलावा सभी को अपने धर्म खुद चुनने का अधिकार है, और वो अपने धर्म को लेके चल सकते हैं। किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। उसके बाद जिस धर्म से है उसको उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। वो बोलती है कि आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से जो है धर्म का परिपालन करें, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वही होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे भारत का जो है कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्म सभी संस्कृति को समान दर्जा देती है और उसे समान रूप से लेके चलती है। अगर वो किसी तरीके से हस्तक्षेप भी करेगी तो पॉजिटिविटी के लिए, यानी कि कुछ अच्छे के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष भारत की जो प्रकृति है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। अब आते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब क्या है, हमने देखा था लास्ट क्लास में ही लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दिया था। इसमें क्या होता है, जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है, अपने में ही से ही किसी को खड़ा करती है और उसे खुद चुनती है। लोकतंत्र का दो भाग होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जनता सीधे सीधे क्या करती है, चुनाव करके अपने नेता को बनाती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष मतलब जनता ने चुनाव किया, मत दिया, मत देने के बाद जो लोग बने उन लोगों के समूह जो है किसी एक को चुनते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति, जनता क्या करती है, जनता चुन के संसद में भेजती है, और वो लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं किनका, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, विस्तृत रूप से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने बस एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे जनता अगर संसद के लोगों को चुन के, सांसद को चुन के भेजती है, विधानसभा विधान परिषद के लोगों को चुनती है, और इन लोगों में से ही जो इन लोगों का ही जो कोई समूह है, कुछ लोगों का समूह, यही लोग क्या करते हैं, चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। और अगर सीधे सीधे जनता किसी को चुनती है तो और बनाती है नेता, तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके अलावा गणतंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र तो समान है बोल सकते हैं, लेकिन एक अंतर है। जैसे ब्रिटेन एक गणतंत्र राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा बनते हैं तो या फिर ब्रिटेन में जिनका राज होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनकी बेटी जो भी है वो बनेंगे। मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि किसी जगह के जनता जो है चुन के भेजती है लोगों को, और वहाँ उन लोगों के समूह किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। पर राष्ट्रपति का पद तो वंशानुगत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि चुन के भेज दिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर वैसा वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र में जो है जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ये अंतर हो जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे संविधान का उद्देश्य क्या है। हमने देख लिया भारत की प्रकृति, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। उसके अलावा देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। आखिर जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसका उद्देश्य भी हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें, संविधान की सारी चीज़ों को मिला जुला के प्रस्तावना में लिखा गया है, सारे मूल आदर्शों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये संविधान का भाग नहीं होगा।
संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का निर्माण हुआ जिस उद्देश्य से इतना बड़ा संविधान बना, आखिर क्या है उसका मतलब, मोटो क्या है? तो वो चीज़ हमें प्रस्तावना में ही मिलती है। सबसे पहली न्याय। न्याय से हमारा क्या तात्पर्य है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। न्याय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले न्याय से तात्पर्य है कि संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वहाँ पे न्याय की ज़रूरत होती है। उसके अलावा सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। समाज में हम सभी समान रूप से रहेंगे बिना किसी को भेदभाव किए हुए। उसके अलावा राजनीतिक, किसी को राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार के तौर पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको राजनीतिक का बराबर हकदार होना चाहिए। मतलब कि जो राजनीतिक जो न्याय है यानी कि राजनीतिक जो अधिकार हैं वो सभी को मिलने चाहिए, यानी कि सभी को समान हक होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें शासक बनने का अधिकार हो जाता है और उसके अलावा कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके अलावा सभी को एक समान अधिकार है और वो सर्टेन जो है कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद क्या करते हैं, हम राजनीतिक तौर पर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि सभी लोग जो हैं, अगर हम राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग को एक जैसा समानता मिली है राजनीति से जुड़ने के लिए। इसी को राजनीतिक न्याय के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक न्याय, आर्थिक रूप से भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यही है आर्थिक न्याय। अब देखते हैं स्वतंत्रता। तो हम जानते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का कितना ज़्यादा महत्व है। स्वतंत्रता हमें जो है अभिव्यक्ति, वाक और व्यापार और आवागमन सभी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो संविधान के उद्देश्य में ये निहित है। उसके अलावा समता, समता यानी कि समान, सभी को अवसर की समान समता देनी चाहिए। यानी कि सबसे पहली बात कि सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ अवसर की समान समता, लोक नियोजन की समता। तो ये सारी चीज़ें जो है समता के अंदर निहित है। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा, आपसी भाईचारा। यानी कि अगर हम देश में रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी के साथ आपसी भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि अगर हम आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे तो अगला भी वही चीज़ अपनाएगा, अगला भी वही चीज़ अपनाएगा और सभी भाईचारे से रहेंगे तो सब में एक तालमेल बैठेगा। तो क्या होगा? तालमेल बैठने के लिए कार्य प्रगति पे होगा और इस तरीके से हमारे देश का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब देखते हैं संविधान का उद्देश्य हमने देख लिया। न्याय यानी कि सामाजिक तौर पे बराबरी होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। उसके अलावा स्वतंत्रता, हमें सारी चीज़ों की कुछ लिमिटेशंस, गैर कानूनी या संविधान के खिलाफ नहीं जाना है। उसके अलावा हमारे विकास के लिए हमें सारी चीज़ों की व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद शिक्षा की स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो ऐसी ऐसी स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में जो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। अब संविधान लागू होने की तिथि, जब प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, यहीं पे देख रहे हैं 4 भागों में बांटा गया है। तो शुरू में हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना शुरू होती है और जो अंगीकृत जब किया गया 26 नवंबर 1949 वहाँ पे ख़त्म होता है। इन्हीं सारे शब्दों को ले लेके धीरे धीरे बांट दिया गया इसके 4 मूल तत्वों के रूप में। तो इस प्रकार से जो संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान प्रस्ताव लागू हुआ, संविधान पूरे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, ये सब चीज़ें भी हमने देखा।
तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि प्रस्तावना थोड़ा सा ये चैप्टर को हम सभी स्किप कर देते हैं, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है एग्ज़ाम में। तो प्रस्तावना के बारे में हमने देखा कि इसका विचार जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। वहीं संविधान में संशोधन कब हुआ? केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके अलावा देखते हैं K.M. मुंशी जी ने प्रस्तावना के लिए क्या कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। उसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अर्नेस्ट बार्कर संविधान का कुंजी नोट प्रस्तावना को बोलते हैं। पंडित ठाकुर नाथ भार्गव, इनके अलावा भी कई लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। बेरूबाड़ी संघ मामला जब आया था 1960, तो उस टाइम विवाद चल रहा था कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में आया, जिसमें ये कहा गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, इसलिए इसमें संशोधन कर सकते हैं और ठीक इसके 3 साल बाद संशोधन होता है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व: संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि संविधान का अधिकार हम भारत के लोगों को है। भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है हमारा देश। आंतरिक मामलों, बाहरी मामलों, हर तरह के मामलों में भारत को अपनी जो है फैसले लेने का अधिकार खुद ही है। उसके अलावा समाजवादी, समाजवादी का मतलब समानता से है। अगर हम समानता का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज है ज़्यादा, तो हमें उसके त्याग के लिए सोचना नहीं चाहिए, उसे बराबर रूप से उसका वितरण करना चाहिए। और ये जो है गांधीवादी समाजवाद में जो से जुड़ा हुआ है कह सकते हैं। उसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब हमने देखा था कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं, वो सभी धर्मों को समान स्थान देती है। उसके अलावा ये किसी को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करती या फिर धार्मिक आधार पर हस्तक्षेप नहीं करती है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। गणतंत्र, गणतंत्र भी लोकतंत्र की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार चुनी गई वो वंशानुगत नहीं होगी, एक डिफरेंस है यहाँ पे। संविधान का उद्देश्य क्या है? मोटो क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उसके अलावा संविधान लागू होने की तिथि या अंगीकृत होने की, पूरे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वहीं अंगीकृत जो हुआ वो 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा आशा है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।